This stable fibrin clot is the final product of this blood coagulation. So we will go backwards so that you understand it easily. कैसे बनाइए stable fibrin clot with the help of factor 13 in the activated state. कैसे बना? factor 13 A, factor 13A आया factor 13 से. Factor 13A has acted upon the fibrin. And it has turned the fibrin into the stable fibrin clot. Fibrin कहाँ से आया? फाइब्रिनोजेन से. फाइब्रिनोजेन soluble फॉर्म है. फाइब्रिनोजेन ये प्रोटीन ब्लड में घुला हुआ है. लेकिन इस प्रोटीन को अगर क्लीव कर दिया जाए, काट दिया जाए तोड़ करके सुटेबली, जहां पर अप्रोप्रिएटली कट करना है उस प्रोटीन को, ठीक वहीं पर, ऐसा नहीं कि कहीं भी, तो इसको सुटेबली कट करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है थ्रोम्बिन. क्या नाम है? थ्रोम्बिन. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस ब्लड कोagulation का. थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन ने ब्लड में मौजूद फाइब्रिनोजेन डिजॉल्व प्रोटीन को क्लीव कर दिया. क्लीव करने के बाद जो बड़ा प्रोडक्ट है वो इनसॉल्युबल है और फाइब्रिन के रूप में वो अपीयर होने लगता है फिर. और फाइब्रिन को स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट बना दिया फैक्टर 13. थ्रोम्बिन कहाँ से आया? क्योंकि थ्रोम्बिन एक्टिव स्टेट है. बेसिकली ये थ्रोम्बिन जो है ये सीरीन प्रोटीएज है. तो इसको बनने के लिए जरूरत है कि इनएक्टिव थ्रोम्बिन इज प्रेजेंट इन द, क्योंकि थ्रोम्बिन से फिर ब्लड कोagulation स्टार्ट. ब्लड में थ्रोम्बिन जो है एक्टिवेटेड स्टेट है. वो कभी थ्रोम्बिन के रूप में प्रेजेंट नहीं हो सकता है. वो रहेगा प्रोथ्रोम्बिन के रूप में ब्लड वेसल में, जब ब्लड है तब प्रोथ्रोम्बिन. एंड दिस इज द इनएक्टिव स्टेट. प्रोथ्रोम्बिन को जब तोड़ दिया गया थ्रोम्बिन में, तब थ्रोम्बिन फिर इस पर वर्क किया. लेकिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में तोड़ने के लिए जरूरत है फिर मदद की. इसको फिर मदद चाहिए किसकी? फैक्टर 10A की. प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए फैक्टर 10A चाहिए. फैक्टर 10 का एक्टिवेटेड स्टेट. ठीक. फैक्टर 10A कहां से आएगा? फैक्टर 10A आएगा फैक्टर 10 से. लेकिन फैक्टर 10 को 10A में तोड़ेगा कौन? फिर इसको भी जरूरत चाहिए फिर तोड़ने की. देखो सबको तोड़ने के बाद वो कोई दूसरा को एक्टिवेट कर रहा है. फैक्टर 10 को 10A में जाइमोजेन है बदलने के लिए चाहिए आपको. एक तो दो मैकेनिज्म है यहाँ. एक रास्ता जाता है एक्सट्रिंसिक पाथवे की तरफ, दूसरा रास्ता जाता है इंट्रिंसिक पाथवे की तरफ. ठीक. तो यहां तक जो मैकेनिज्म है ये कॉमन पाथवे कहलाता है. फाइनल कॉमन पाथवे. दिस इज because 10A is required for the formation of thrombin.
तो इंक्लूड कर लो, जो 10A को नहीं लगाएंगे तो ये कैसे कंप्लीट होगा, 10A को लगा के प्रोथ्रोम्बिन is getting converted into thrombin. So till here is the क्या हो गया आपका पार्ट सी। अब आइए पार्ट बी में। दो पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। पहले माना जाता था कि दोनों पाथवे इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर द ब्लड कोगुलेशन, लेकिन रिसेंट एडवांसमेंट जो हुआ है बायोलॉजी में, इन दिस एरिया ऑफ रिसर्च, what we have gained as a knowledge now is that although both the pathways are important, but in different processes. जैसे कि extrinsic pathway is important for the blood coagulation, but intrinsic pathway is important for the inflammation, and it is part of the innate immune system. Okay. अगर इंट्रिंसिक पाथवे के कंपोनेंट्स में कोई गड़बड़ी आ भी जाती है तो कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं होता है। अगर इंट्रिंसिक पाथवे के कंपोनेंट्स मिसिंग है, कोई म्यूटेशन हो गया, अगर उसको कोई डिफिशियंसी, कोई जेनेटिक डिफिशियंसी हो गई इसके पाथवे के कंपोनेंट्स की, तो भी कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर उसका पर्सन को फेस नहीं करना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे इज वर्किंग। ब्लड कोगुलेशन के समय ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अदर डिसऑर्डर हो सकते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं हो। तो नाउ वी हैव कम टू नो दिस एविडेंस, जो कि बताए कि एक्सट्रिंसिक पाथवे इज द प्राइमरी पाथवे फॉर द ब्लड कोगुलेशन। तो आप लोग अगर सिर्फ एक्सट्रिंसिक पाथवे भी अगर एग्जाम में बना दिए तो भी चलेगा, लेकिन अभी पढ़ाएंगे तो दोनों पढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक, देखिए एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है। और इसको पूरे को हम क्या कह रहे हैं, कोगुलेशन कैस्केड। ओके, कोगुलेशन कैस्केड जो है ये क्योंकि हीमेस्टेसिस पाथ प्रोसेस का एक भाग है, क्योंकि हीमेस्टेसिस प्रोसेस जो है उसी का ब्लड कोगुलेशन एक भाग है, ब्लड कोगुलेशन का ब्लड कैस्केड एक भाग है। ओके, ब्लड कोगुलेशन कैस्केड एक अंग है। कोगुलेशन कैस्केड को हम लोग सेकेंडरी हीमोस्टेसिस भी कहते हैं, क्योंकि एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड एज प्राइमरी हीमोस्टेसिस। ठीक है, तो इसी कोगुलेशन कैस्केड का जो पाथवे है ये कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पाथवे, दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे, and the tissue factor pathway, which is extrinsic pathway. Why it is called as tissue factor pathway? Because this pathway is initiated with this tissue factor. ठीक, टिश्यू फैक्टर से इनिशिएट हुआ, जब टिश्यू फैक्टर बाइंड किया फैक्टर 7A के साथ। ठीक, और इंट्रिंसिक पाथवे कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पाथवे, यानी किसी एक certain type of substance having a peculiar or certain type of chemical nature, if that comes in contact with the collagen fiber present in the tissue spaces, then this pathway starts. That's why contact activation pathway. तीन कंपोनेंट्स जो है हम बताएंगे, नाम तीनों का, नाम नहीं सुने होंगे, पहले टेढ़ा नाम है। तीन कंपोनेंट्स जो है पहले एग्रीगेट होते हैं, आपस में कांटेक्ट में आते हैं, इसके कोलेजन फाइबर के, ऑन द कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू बीनीथ दैट ब्लड वेसल। उसके कांटेक्ट में आने के बाद देन दिस इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट्स। So this is intrinsic pathway is also coagulation cascade. This type of coagulation cascade is। तो पहले हम लोग
एक्सट्रिंसिक पाथवे डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंट्रिंसिक पाथवे। यहाँ तक आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। पहले टिश्यू फैक्टर पाथवे। तो देखिए, टिश्यू फैक्टर पाथवे का मेन रोल है कि एक थ्रोम्बिन थ्रस्ट बर्स्ट जनरेट करना, ये थ्रोम्बिन का बर्स्ट हो, क्योंकि प्राइमरी पाथवे है। थ्रोम्बिन जितना ज्यादा मात्रा में थ्रोम्बिन होगा उतना ज्यादा फाइब्रिन प्रोड्यूस होगा, उतना बढ़िया से तुरंत उतनी जल्दी फाइब्रिन क्लॉट बन जाएगा। जितनी जल्दी फाइब्रिन क्लॉट बनेगा उतना ही कम ब्लड का लॉस होगा। तो एक थ्रोम्बिन बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। क्यों बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए? क्योंकि इंजुरी के जस्ट पहले, इंजुरी का सडन हुआ, तुरंत हुआ, इंजुरी के पहले थ्रोम्बिन नहीं है। ब्लड वेसल में थ्रोम्बिन 0 है। थ्रोम्बिन का होना ब्लड वेसल में इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, तो 0 है। अब 0 से अब बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। ताकि, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल्स पर हो रहा है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स चाहिए थ्रोम्बिन के। तो इस थ्रोम्बिन का बर्स्ट हो रहा है। तो इंट्रिंसिक पाथवे के द्वारा मेन एम क्या है? टू जनरेट थ्रोम्बिन बर्स्ट। बहुत ही छोटा पाथवे है, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत सारे इसमें कुछ नहीं है, आप देखिए कैसे हो रहा है। इसको कनेक्ट कर देंगे, हो जाएगा। टिश्यू फैक्टर 7A कॉम्प्लेक्स बन गया, और दिस टिश्यू फैक्टर 7A कॉम्प्लेक्स then activates this factor, will activate this enzymatic complex, will cleave this factor 10 into factor 10A. And this is intrinsic extrinsic pathway. कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। टिश्यू फैक्टर 7A इतना छोटा है, ये हुआ एक्सट्रिंसिक पाथवे या टिश्यू फैक्टर पाथवे। TF tissue factor 7, tissue factor or 7A complex is cleaving factor 10 into 10A, because 10A is required for the activation of thrombin, activation of prothrombin into thrombin. Sorry. आया समझ में इतना? यस सर। तो कुछ ज्यादा नाम तो हम बताया नहीं। एक तो फैक्टर 7 याद रखोगे, यहाँ ऊपर बन जाएगा फैक्टर 10 याद रखोगे, 7 और 10, 13A यहाँ लगा, प्रोथ्रोम्बिन ऊपर में, फाइब्रिन, फाइब्रिन याद कर लोगे। एग्जाम में आया तो इस तरह लिख देना। एक्सट्रिंसिक पाथवे कनेक्ट कर देना, पार्ट ए कनेक्ट हो गया। अगर आप इंट्रिंसिक पाथवे भूल भी जाओ तो आप इतना आप कनेक्ट कर दिए, पार्ट ए हो गया एक्टिवेशन ऑफ द प्लेटलेट, फिर टिश्यू फैक्टर पाथवे, उसके बाद फाइनल कॉमन पाथवे। और यही जब आप इनको इंजुरी होती है तो इसी मैकेनिज्म के द्वारा ब्लड क्लॉट बनता है। लेकिन आपके ब्लड को निकाल के वेनिपंक्चर करके सिरिंज में लेके हम किसी परख नली में डाल दें, उस परख नली का जो ग्लास सरफेस है, दैट ग्लास सरफेस विल आल्सो कंट्रीब्यूट नाउ फॉर दिस ब्लड कोगुलेशन। तो एट दैट टाइम इंट्रिंसिक पाथवे will come into the action, as well as extrinsic pathway will also work. दोनों वर्क करेगा।
जब ब्लड पहले पंक्चर करके निकाले और वो जो जमा अपने आप स्वतः बाहर, या किसी का क्राइम होता है, खून बहता है उस क्राइम में, तो वो जो खून के धब्बे पड़ते हैं उसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों वर्क कर रहे हैं। या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, किसी ग्लास से, किसी शीशा से आपका किसी का कुछ कट जाए हाथ वाथ, तो वहां पर भी वो प्रॉपर दैट कॉन्टैक्ट विल स्टार्ट, क्योंकि ग्लास सरफेस में ये प्रॉपर्टी है। ये सब इवोल्यूशन में इस तरह के सब्सटेंसेस का प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लिया गया है द मेमोरी। इस तरह का सब्सटेंस से अगर एंडोथेलियम का संपर्क आया कोई ग्लास सरफेस टाइप का चीज से, कोई सिलिका, बेसिकली सिलिका है वो ग्लास में। सिलिका क्या है, मिट्टी में भी है, बालू में भी है, उस सिलिका के टच में आएगा एंडोथेलियम, then intrinsic pathway will start. So now we will come in the intrinsic pathway. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? यस सर। इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में, यानी कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पाथवे जो है शुरू होता है सबसे पहले 3 तरह के कंपाउंड जब नजदीक आते हैं तब। कहां पर? कोलेजन पर। और वो कोलेजन पर नजदीक कब आएंगे? जब उस कोलेजन के संपर्क में कुछ इस तरह के सब्सटेंस, कोई शार्प ऑब्जेक्ट ग्लास से का या अदर टाइप ऑफ बहुत सारे केमिकल है, वो सब एक्टिवेट कर सकते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ a complex on the collagen. I'll start here. Formation of complex on collagen. ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? एरो बेकार बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स में कोलेजन के ऊपर 3 अलग अलग तरह के कंपाउंड्स जो है वो आ रहे हैं। एक का नाम है किनिनोजेन। Kininogen, and this kininogen is that different types of kininogen is there. तो ये kininogen जो है हाई मोलिकुलर वेट है, हाई मोलिकुलर वेट किनिनोजन पहला चीज। दूसरा चीज कोलेजन पर आया प्रीकैलिकैरीन। प्रीकैलिकैरीन। And the third one is factor 12। इसको कहते हैं हेगमैन फैक्टर भी, हेगमैन फैक्टर। ये तीनों तरह के सब्सटेंस कोलेजन के ऊपर कॉम्प्लेक्स बना है, प्लस कोलेजन। Now this complex is providing the surface contact stimulus. Okay, so this will provide this surface contact stimulus.
ये सब चेंजेज होते हैं स्टिमुलस के, इसके बाद फिर चेंजेज आएंगे, सरफेस में चेंजेज आए, देन द चेंजेज विल हैपन, देन द चेंजेज विल टेक प्लेस। क्या हेगमैन फैक्टर जो है वो टूट जाता है। ठीक है, हेगमैन फैक्टर, इसमें बहुत बीच में मैकेनिज्म है, मैं स्किप कर रहा हूँ। मेन जो है वो मैं बता देता ताकि आपको आसानी से आप सीख जाओ इसको मोटे मोटे। इतना भी आप सीख गए, मोर देन सफिशिएंट। सरफेस कॉन्टैक्ट स्टिमुलस के द्वारा हेगमैन फैक्टर यानी फैक्टर 12A ब्रेक्स डाउन, 12 ब्रेक्स डाउन इनटू 12A। ओके, तो आप बनाऊं डायग्राम so that I connect it well. यहाँ पर नहीं आएगा वो, इसको मिटाना पड़ेगा, इधर जगह रहता, इधर बना, इधर बना देते। ओके, ये यहाँ बना सकते हैं, ऊपर में हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट कलर से बनाएंगे। ठीक है, चलो कॉन्टैक्ट से क्या हुआ, फैक्टर 12 यानी हेगमैन फैक्टर ये वाला is getting converted into factor 12A। कैसे? Because of the changes, these changes. Now factor 12A will change, this will cleave factor 11 into factor 11A activated. Factor 11A will then cleave factor 9 into factor 9A. Factor 9A will cleave factor 10 into 10A. अब 10A एक्सट्रिंसिक पाथवे के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इंट्रिंसिक पाथवे के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इनफिला 10A का है, 10A अपीयर होगा तो वो तुरंत थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना शुरू कर देगा, फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलना शुरू कर देगा और फिर कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कुछ अदर कोफैक्टर्स आर आल्सो नीडेड कहीं कहीं पर। ठीक है, उसको हम मेंशन कर देते हैं, नहीं तो बिना उसके छूट जाएगा। जो इम्पोर्टेंट वाला सब है उसको हम मेंशन कर देते हैं। जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए सिर्फ 10A की ही जरूरत नहीं है, इसके लिए आप जरूरत है फैक्टर 5 की। A
कैल्शियम की, 5A नहीं होता, 5 ही कैल्शियम की। इंट्रिंसिक पाथवे में 9A को आपको सॉरी 10A 10A को 10A में बदलने के लिए इंट्रिंसिक पाथवे के द्वारा सिर्फ 9A की ही जरूरत नहीं पड़ती है। इन एडिशन टू 9A it also needs factor 8 and calcium. देखिए, आपने विटामिन के का नाम सुना होगा। विटामिन के डिफिशियंसी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाती है। विटामिन के का कहाँ पर रोल है? कहीं नाम नहीं आया विटामिन के का। ओके, विटामिन के जो है वो जरूरत पड़ता है ये जो फैक्टर्स है इसको तैयार होने के लिए, क्योंकि विटामिन के इज द एसेंशियल फैक्टर फॉर द post translational modification of factors such as factor 7, इसके लिए विटामिन के इज रिक्वायर्ड। फैक्टर 9, फैक्टर 10 के लिए भी जरूरी है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है 10A में नहीं, 10 बनने के लिए भी, क्योंकि तो ये भी एक प्रोटीन है, इसका प्रोटीन सिंथेसिस हुआ यानी ट्रांसलेशन हुआ मैसेंजर आरएनए का, उसके बाद प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हुआ, उसका मॉडिफिकेशन हुआ, जो अमाइनो एसिड्स इसमें थे वो मॉडिफाई हुए। तो इसमें जो अमाइनो एसिड रहता है ग्लूटामिक एसिड एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, इन सब में डिफरेंट एक पोजीशन पर ग्लूटामिक अमाइनो एसिड जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड होता है। इसमें एक और पहले से ही इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तो कार्बोनिल कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक R ग्रुप वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक और कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड होता है। और उसके ऐड होने के लिए कार्बोक्सिलेशन, दिस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, the enzyme which is responsible for that carboxylation reaction, yani enzyme which is responsible for the post translational modification of these factors, for that enzyme vitamin K is the cofactor। अगर विटामिन के नहीं होगा तो वो एंजाइम वर्क नहीं करेगा। क्या नाम है उसका? गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज एंजाइम को विटामिन के नहीं मिलेगा तो यह एंजाइम ना ही फैक्टर 7, 9 और 10 इन तीनों में से किसी को भी जो है उसके एक पर्टिकुलर ग्लूटामिक एसिड को तीसरा कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड नहीं कर पाएगा, एक एडिशनल कार्बोक्सिल ग्रुप, जिससे वो मॉडिफिकेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये जाइमोजन ही डिफेक्टिव हो गया। फैक्टर 7A, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। तो इसको क्लीव भी कर दिया जाए तो वो भी डिफेक्टिव ही रहेगा, इट विल नॉट वर्क। So that's how vitamin K is essential for the health। आया समझ में स्टूडेंट? दिस इज ये ब्राउन और ये ब्लू से जो इतना मैंने बनाया ये हो गया आपका इंट्रिंसिक पाथवे।
दिस इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये दोनों पाथवे मिलके ये पार्ट भी है, दैट इज द कोगुलेशन कैस्केड। और ये पूरा प्रक्रिया जो है इंक्लूडिंग दिस इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन कैस्केड। इनिशिएशन plus coagulation cascade equal to blood coagulation. Blood coagulation plus repair is equal to hemostasis. समझ में स्टूडेंट्स? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में आ गया है आपको? तो ये टॉपिक आपका ओवर होता है, क्योंकि ये इस टॉपिक में बस 2 वर्ड लिखा हुआ है, ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन कैसे होता है ये मैंने बता दिया। अब ब्लड कोगुलेशन से रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन जो है, जैसे ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा, ये सब आप पढ़ लेना, या अगर ज्यादा इंटरेस्ट होगा। आई डोंट थिंक दैट इज रिक्वायर्ड हियर फॉर सिलेबस। या ब्लड कोगुलेशन रेगुलेटर्स, बहुत इतना जो जितना फैक्टर आपको बताए इतना ही नहीं है, ये तो सिंपल और सब काट छांट करके बताया। बहुत सारे और हैं भी है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे प्रोटीन सी है, एंटीथ्रोम्बिन है। एक्सट्रिंसिक पाथवे का इस एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स TF7A का एक इनहिबिटर होता है, उसको बोलते हैं TFPI। TFPI टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर कहलाता है, TFPI। प्लाज्मिन है, प्रोस्टासाइक्लिन है। तो इस तरह से कई सारे कंपोनेंट्स हैं और अदर फैक्टर्स भी हैं इसमें। अभी आपका फैक्टर 2 नहीं है मेंशन किए गए, और भी फैक्टर्स हैं। प्रोटीन S है, प्रोटीन C है। इसको सिंप्लीफाई कर दिए हैं, बस इतना आप समझ लो, दैट इज सफिशिएंट। ओके स्टूडेंट, कोई सवाल यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? No, sir.